जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं WBSc-TCL का एम HR के लिए, जो हमने उसका सब्जेक्टिव जो था, यानी उसका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो था, उसका 5th यूनिट इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमको जानना है कि एम्प्लॉयर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होता है। तो एम्प्लॉयर वो हुआ जो आपको जॉब दिया, जो आपको जॉब दे रहा है। एम्प्लॉय वो हुआ जो उसके अंडर काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता है, इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पे टोटल इस पूरे यूनिट में डिस्कस होगा, और साथ ही साथ हम ट्रेड यूनियन के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द सेकंड पॉइंट, द एम्प्लॉयर represented by the management or the association of the employers and the employee are represented by trade union। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयर जो है वो क्या चीज़ से करेगा, एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, खुद मामत या मालिक भी हो सकता है, या उसका रिप्रेजेंटेटिव लाइक कोई CEO हो गया, मैनेजर हो गया, लेकिन वो भी एक एम्प्लॉयर ही है। एक तरह से देखें तो वो भी एक एम्प्लॉय ही है, बट वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बिहाफ में बात कर रहा है, तो उसको भी हम एम्प्लॉयर इट एट ए सर्टेन पॉइंट मतलब कि बोलेंगे, क्योंकि ये आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है मैनेजमेंट क्या वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा कि नहीं, तो आप उसको बोलेंगे हाँ वो आएगा। ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्लेज इन 1979, स्लेज एक बहुत बड़े मतलब कि मैनेजमेंट के फिलोसफर टीचर कह सकते हैं, जिन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, जो जॉब मिला या उसको गवर्निंग कैसे करना है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। इट इज़ अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन विच कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रिलेशनशिप ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉय, रिलेशनशिप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉय। यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर का, एक गवर्नमेंट सेक्टर का। तो प्राइवेट सेक्टर का जो है वो खुद भी डील कर सकते हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नमेंट का भी खुद भी डील कर सकते हैं और उसके रिप्रेजेंटेटिव, दोनों डील कर सकते हैं, और दोनों का रिलेशन जो है यही हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन में हमको पढ़ना है, क्योंकि इंडस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा भी रन की जाती है, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा भी रन की जाती है। नाउ डेफिनेशन अगर देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इंक्लूड इंडिविजुअल रिलेशन and joint consultant between employer and the people at work, the place of the work, collective relationship between employer and their organization, trade union and the part played by the state in the regulation those relations। description इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स सच एम्प्लॉय आर relation with their management, joint consultant means negotiable of the whole union। now तो पार्टिसिपेंट इन इंडस्ट्रियलेशन क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए मैनेजमेंट, स्टेटरी अथॉरिटी और एम्प्लॉयर एंड द एसोसिएशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो एक पार्टिसिपेंट होगा, एक स्टेटरी अथॉरिटी यानी कोई भी इंडस्ट्री रन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या किसी और के द्वारा एक अथॉरिटी बनाई गई है, वो अथॉरिटी, एंड द थर्ड वन द एम्प्लॉय एंड देयर एसोसिएट्स। एम्प्लॉय मतलब जो वहाँ का एम्प्लॉयज़ है, और उसके एसोसिएट यानी वो कोई ट्रेड यूनियन कर रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन तो नहीं जान रहे हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप जहाँ तक जानते हैं उसके एसोसिएट जो हो गए और जिनसे वो सलाह मशवरा कर रहा हो, उसका मतलब वकील हो या और भी कोई जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो एम्प्लॉयज़ का, वो होते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल रिलेशन, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएटेड गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी आर द parties which have stakes in the labor relation। Employee perceives LR as a method to improve their condition of the employee, to voice any grievances, to exchange view and ideas and management and the share in the decision making। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेड यूनियन मतलब हमें इंडस्ट्रियल रिलेशन क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों? तो नॉर्मली हो सकता है कि एम्प्लॉय को कोई ग्रीवांसेस हो या एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो किससे डिस्कस करेगा, एम्प्लॉयर से डायरेक्ट वो मतलब कि जाके तो बात नहीं कर सकता है, तो ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या खुद और एम्प्लॉयर या मैनेजमेंट की तरफ से एक उसका रिप्रेजेंटेटिव
दोनों आपस में बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये ग्रीवांसेस है हमारा, यहाँ पे हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं तो काम अच्छा होगा। नाउ स्कोप क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्कोप क्या है? तो एम्प्लॉय रिलेशन, यानी एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, एक ग्रुप का, लेबर का आपस में, और पब्लिक का। आपका मतलब कि कोई इंडस्ट्री है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका मतलब कि पब्लिक से रिलेशन होगा, तो उसके बारे में। नाउ ये फैक्टर अफेक्टिंग, क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में? सबसे पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी इंडिविजुअल जो आपका बिहेवियर है वो भी एक फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट कर सकता है। यानी आपका जो बिहेवियर है, आपका बिहेवियर अच्छा है तो इंडस्ट्री को वो फ़ायदा करेगा या इंडस्ट्री में माहौल बनाने में अच्छा करेगा। अगर वो ख़राब है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। लाइक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, आपका ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैंने लास्ट 4th यूनिट में मैंने आपको मतलब पढ़ाया था, तो उसका बिहेवियर भी बहुत बड़ा फैक्टर है विथ स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर में सही तरह मतलब कि तरीके से वर्क का एफिशिएंसी हो पा रहा है कि नहीं, ज़्यादा लोगों को मतलब कि कंफर्ट हो पा रहा है कि नहीं। अगर कंफर्ट नहीं है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने की ज़रूरत है आपको, वहाँ पे वो आपका मतलब कि फैक्टर काम है। देन नाउ द साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी साइकोलॉजिकल क्या है, आपका साइकोलॉजी क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइकोलॉजी क्या है। आपके अंडर में कोई ऐसा मतलब कि वर्कर है जिसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है, साइकोलॉजी अच्छा मतलब कह सकते हैं कि उसकी बात करने का तरीका या उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उससे भी एक फैक्टर अफेक्ट करता है। नाउ द लीडरशिप स्टाइल, समटाइम ये सब कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। लीडरशिप स्टाइल अगर बहुत अच्छा हो तो वो भी आपको बहुत कुछ आपका चेंज देता है, ड्रास्टिक चेंज देता है। नाउ द इकोनॉमिक्स एंड द टेक्निकल इन्वायरमेंट, यानी आपका इकोनॉमिक्स क्या है और वहाँ टेक्निकल इन्वायरमेंट का है, आसपास का इन्वायरमेंट इंडस्ट्री का। और इकोनॉमिक्स, आपके पास पैसे अच्छे हैं या पैसे कम हैं तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। नाउ द लीगल एंड द मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये इस बारे में तो आप लोग सब जानते हैं कि लीगल क्या, जो कानून है, जो हमारा लॉ है, लॉ के मतलब कि मतलब यार मुताबिक, और मतलब पॉलिटिकल, आसपास के पॉलिटिकल। अब जैसे वेस्ट बंगाल में ही हमने देखा कि नंदीग्राम में जो हमारा टाटा का नैनो प्लांट था, वो क्यों, वो एक मतलब कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और के कारण ही टोटल मतलब कि कोलैप्स हो गया। और वही फिर जाके मतलब कि गुजरात में वो प्लांट अच्छे से मतलब कि रन किया, ठीक है। वो मतलब कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था तो वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग पाई। चलिए अब आगे आते हैं स्कोप। अब हमारा स्कोप क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन का? तो द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ क्वाइट वास्ट, यानी इसका जो स्कोप है बहुत ही वास्ट है। द मेन इशू इन्वॉल्व देयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, लाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग, मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, स्टैंडिंग ऑर्डर, वर्कर पार्टिसिपेंट्स इन मैनेजमेंट एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ये सब है, ये इसके स्कोप है। नाउ लेबर रिलेशन इज द मोस्ट मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द मैनेजमेंट, यानी लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में अगर रिलेशन अच्छा है तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को बहुत अच्छा बना के रखेगा, आपके प्रोडक्टिविटी को बना के मतलब तैयार रखेगा और आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ द एम्प्लॉयर रिलेशन और लेबर रिलेशन मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है, क्योंकि मैनेजमेंट का और एम्प्लॉय का रिलेशन ये हम लेबर रिलेशन में भी और यहाँ पे भी डिस्कस, तो दोनों एक ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नाम का डिफरेंस है। नाउ द थर्ड, द रोल ऑफ द वेरियस पार्टीज इन द मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन, यहाँ पे भी वही है कि लेबर यूनियन जो है उसका एक हो सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो उनके मतलब कि बीच में जो रिलेशन है वो। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ द हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी पार्टीज, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इन केस कॉन्फ्लिक्ट एराइजेस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड करूँगा हमारा 4th पॉइंट में, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं। हैंडल करने का 2 तरीका होता है, एक आप उसको फोर्सफुली आप उसको हैंडल करते हैं, एक होता है आप लॉफुली और दिमाग से अपना, कि इसको कैसे मिनिमलिस्टिक वे में दोनों तरफ की बातें सुन के उनकी भी बात सुनी जाए, हमारी भी बात मतलब ये रखी जाए, उस वे में आप अगर हैंडल करते हैं तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। कि दो पार्टी, कभी कभी क्या होता है कि 2-3 लेबर यूनियन है, एक ये चाह रहा है, एक वो चाह रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो जितना आपने कि आप दोनों को मतलब यार कन्विंस कर पाएंगे या मतलब कि मिनिमलिस्टिक, क्योंकि लॉफुल और फोर्सफुल में क्या होता है कि लेबर या एम्प्लॉय जो है वो ज़्यादा ही मतलब आपके प्रति ठीक है, वो डेट टाइम तो आपका वर्क कर देगा, बट वो आगे जाके आपको बहुत ही मतलब वो आपको चलो इफेक्ट करेगा, वो आपको और मतलब कि बड़े वे पे प्रॉब्लम क्रिएट
करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि एक प्रॉब्लम मतलब कि लॉफुली या फोर्सफुली ना जाके एक हम मतलब कि अब आजकल जैसे इंडिया का अच्छा मतलब ये स्टैंड है कि डिप्लोमेसी, पीस एंड टॉक। तो टॉक से ही और डिप्लोमेसी से ही मतलब की बात करना है, लॉ वॉ से मतलब ये मतलब कि मेरा मानना है। ये आपको अगर इंटरव्यू में मतलब कि बोला जाए कि आप लॉ फॉलो करें तो लॉ फॉलो बोलेंगे हाँ सर मैं लॉ फॉलो करूँगा एक बट, लेकिन पीस और डिप्लोमेसी का मैं रास्ता ज़्यादा अपनाऊंगा। टॉक जिसमें हो हर पार्टी को मतलब यार बैठा के मतलब कि मनाया जाए, जितना मतलब कि मिनिमस्टिक हो सके उतना करें। ये चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे एक अलग चीज़ है कि जॉइंट रिलेशनशिप मतलब कि बिटवीन ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट इज कॉल्ड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। ये चीज़ आप देखें, जॉइंट रिलेशनशिप यानी एक से ज़्यादा अगर ट्रेड यूनियन है तो आप उनका जॉइंट रिलेशन मतलब कि कर सकते हैं, आप मतलब कि बोल सकते हैं वहाँ पे। ये अगर आप क्योंकि आप मैनेजमेंट में जाएंगे, आप HR में जाएंगे तो आपको ये चीज़ चाहेगा, आप क्या बोलिएगा कि आप दोनों मिल के आइए और दोनों का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आए। तो फिर वो दोनों अपना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कभी कभी होता है वो दोनों अपना कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि मिटा के आप बोलिए मैं एक से बात करूँगा या दोनों मतलब कि मिल के बात करूँगा। और ये थर्ड वन इज द मतलब कि कलेक्टिव रिलेशनशिप अमॉन्ग ट्रेड यूनियन एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। यानी आप जो रिलेशनशिप है उसका एक कलेक्टिव वे में आप निकालिए कि क्या है, अंदर क्या चल रहा है, ये सब। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इवोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इवोल्यूशन का ये बहुत बड़ा ये आप लिख सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज इट्स रूट टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच क्रिएटेड द मॉडर्न एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द शॉपिंग फ्री लेबर मार्केट एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विथ थाउजेंड ऑफ वेजेस वर्कर as a society wrestled with their massive economics and the social change, labor problem across low wages, long working hour, monitors and the dangerous work, abuse, supervision partly led to the high employee turnover, violent strike and the threat of the social strategy. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको क्या देता है, तो ये रूट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का विच क्रिएट द मतलब कि मॉडर्न एम्प्लॉय। एक रूट मतलब कि रूट है कि आज का जो हम मतलब कि मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब यार देख रहे हैं, जिसमें एक लेबर फ्री मतलब कि मार्केट है, जो कि लेबर कहीं भी काम कर सकता है अपने मन से, कहीं भी जाके कोई भी इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में ज़्यादा मतलब कि वेजेस पे काम कर सकता है। उसको एक स्ट्राइक करने का फ्रीडम मतलब यार मिला है कि अगर उसका मतलब कि वर्किंग आवर ज़्यादा है या जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वो एक स्ट्राइक कर सकता है, अपनी वॉइस को चलो उठा सकता है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म में स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ कि पहले जो स्ट्राइक होते थे या फिर मतलब कि वर्कर जो आपसे अनहैप्पी थे, आज वो स्ट्राइक न करके पहले आपसे बात करेंगे अपने ट्रेड यूनियन के थ्रू या चीज़ के थ्रू, अपनी मांगें मतलब यार रखेंगे। और जो हमारा ट्रेड यूनियन का या जो है स्ट्राइक का लॉ बन गया है कि आपको इतने दिन पहले नोटिस देना है, तो आपके मतलब कि माइंड में भी रहेगा कि आप जब तक हम ये कर पाएँ। ये आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा कि सिस्टम इसका क्या स्टार्टअप था। नाउ एवोल्यूशन का मैंने जैसे ये दिया है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मतलब कि प्रायर टू मतलब ब्रिटिश राज में हुआ, फिर ड्यूरिंग मतलब कि कॉलोनी में उसका एवोल्यूशन हुआ, फिर द थर्ड फेज हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में, हमारा इंडिपेंडेंट पोस्ट एरा में भी इसका, क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश राज में आपको पता होगा, शायद आपने किसी लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं, कि फैक्ट्री एक 1885 में फर्स्ट हुआ कि चाइल्ड लेबर जो लड़के हुए उनको हैजार्डस वर्क मतलब कि वर्क में एक एज फिक्स किया गया। डेट टाइम इज एज इज़ 9 ईयर। आप समझ सकते हैं 9 ईयर, यानी वो फर्स्ट ब्रिटिश राज में। फिर कॉलोनी पीरियड क्या होता है, कॉलोनी पीरियड में हम ये बोलते हैं कि सिर्फ ब्रिटिश राज नहीं, उसमें आपका फ्रेंच आ गया, पोर्टुगल आ गया। ये बहुत लोग इसमें ये बोलेंगे कि सर ये मतलब कि फर्स्ट ऑफ ब्रिटिश राज आप बोल दिए फिर कॉलोनी पीरियड हुई, जबकि कॉलोनी तो पहले था, ब्रिटिश मतलब कि बाद में था। जी ऐसा नहीं है, ब्रिटिश जब थे ब्रिटिश कॉलोनी के मतलब कि बाद आए, लेकिन फिर आपको ही पता है कि फ्रेंच, पोर्तुगल, डच कुछ ना कुछ जगह एरिया थे। जैसे फ्रेंच का मतलब आपने पोर्तुगल का सुना होगा कि सबसे मतलब कि लास्ट में तो वही लोग गोवा से गए, ये गए, तो इंडस्ट्रियल वहाँ था, इंडस्ट्री वहाँ थी। तो वो कॉलोनी के पीरियड में भी कॉलोनी, जैसे फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ कि जैसे जैसे मतलब कि एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बढ़ता गया, तो इंडिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि यहाँ भी इंडस्ट्री थे, वहाँ से ही मैनेजमेंट करने वाले चला रहे थे, तो वो भी थोड़ा बहुत एवोल्यूशन मतलब कि कर रहे थे। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले, लाइक महात्मा गांधी, ये लोग जब
इंडियन इंडिपेंडेंस में आए तो इन्होंने सिर्फ इंडिपेंडेंस पे ही काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई मतलब यार पटेल या मतलब कि महात्मा गांधी, बहुत जगह ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जहाँ मतलब यार मजदूरों के साथ वो लोग मतलब ट्रेड यूनियन के लिए मतलब लड़े, अपना हक के लिए मतलब ये लड़ाई किया। बहुत जगह देखोगे मतलब कि महात्मा गांधी का स्टार्ट ही हुआ था इंडस्ट्रियल रिलेशन का, आप देखोगे चंपारण से और क्लोथ मतलब की मिल से। इंडस्ट्री प्लस ग्लोबलाइजेशन पर, अब ग्लोबलाइजेशन कब हुआ? ग्लोबलाइजेशन एरा कहा जाता है 80 के बाद। तो आफ्टर 80 के बाद जो रिवोल्यूशन आया वो और ज़्यादा जो मतलब कि फोर्थ फेज़ है वो मैंने ग्रीन से इसलिए किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरा हुआ। इस टाइम लेबर एवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर और एम्प्लॉय के बीच सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ा और कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ। डेट टाइम जो एम्प्लॉय अपने आप को मतलब ज़मींदारी मतलब कि ज़मींदारी या समझ रहा हो कि यही मेरा सब कुछ है, मैं ये लोग कोई मेरा मतलब की बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन पीरियड के बाद क्या हुआ कि ट्रेड यूनियन का एक रिकॉग्नाइजेशन बना और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का बीच एक मतलब कि बैलेंस आ गया। जो पहले बैलेंस था नहीं, जिसमें एम्प्लॉय आगे था, हायर लेवल अपने आप को समझता था, आज वो नहीं है। आज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एक टेबल पे एक साथ मतलब कि बैठ के बात कर पाते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने यहाँ पे भी एक दिखाया, आप ये देख सकते हैं, पढ़ लेंगे। नाउ द अप्रोचेस, हमारा अप्रोचेस क्या होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए? तो अप्रोचेस का सबसे अच्छा एक तो पहले आपका मतलब कि सिस्टम अप्रोच, आपका सिस्टम क्या करता है, यानी आपका लॉ क्या करता है, लॉ के मतलब के मुताबिक आपका अप्रोचेस क्या होना चाहिए। देख द यूनिटरी अप्रोच, आपका यूनिटरी अप्रोच क्या है। देन प्लूरिस्टिक अप्रोच मतलब कि मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क का जो हो गया। देन सोशोलॉजिकल अप्रोच, देन गांधीयन अप्रोच, देन फिजिकोलॉजिकल अप्रोच एंड ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये आपका वन लाइनर में आपको ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कौन कौन सा है। ये अप्रोच आप पढ़ के जाएंगे। नाउ द अप्रोचेस टू द आईआरक्योलॉजिकल यूनिटी, ये मैंने आपको ऑलरेडी मतलब जो मतलब कि मेन है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ एक्टर्स इन मतलब एक्टर्स मतलब एक्टर कौन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई बड़ा सा चीज़ नहीं है। देन द कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका प्रिंसिपल है, लॉ है, आपको अगर जो इसमें ब्रेक करते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम आएगा। देन द कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये मतलब डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आपको अलग से मतलब पढ़ाऊँगा मैं। लॉ का मैं अलग से पूरा मैंने मतलब कि बना लिया है कि पूरा लॉ का मैंने पूरा एक अच्छे से बनाया। मैं आपको लॉ अलग से ही कल से स्टार्ट कर दूंगा, सारा मैं लॉ आपको मतलब पढ़ा दूंगा। आज मैं यूनिट 5 का बस ये चीज़ कंप्लीट कर रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट लॉ मैं आपको मतलब पढ़ा दूंगा। और कि सिंपल सा चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के मतलब कि बीच में कुछ प्रॉब्लम को लेके, कुछ ग्रीवांसेस के मतलब कि लेके, मतलब कि वेजेस को लेके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, कि कोई अनस्किल वर्कर है, आप उसको स्किल का काम मतलब कि करा रहे हो, ज़्यादा काम करा रहे हो, वर्किंग आवर ज़्यादा मतलब कि करा रहे हो, आप उसको प्रॉपर मतलब कि ड्रिंकिंग मतलब एयर वाटर या जो भी मतलब कि डिस्प्यूट है, हाउस अलाउंस, ये अलाउंस, वेजेस को लेके जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, या कभी कभी होता है कि सीजनली कोई मतलब बीमार हो गया, हेल्थ रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट एक्ट के 1947 में बहुत सारा चीज़ दिया है, जो मैं आपको एक्ट में आपको मतलब क्लियर पढ़ाऊँगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मैंने आपको वही बोला, द हार्मोनी ऑफ द ये है, द पार्लियामेंट हैज नेवर पास लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिक। अब अभी तक हमारा लॉ पास हुआ नहीं है। लॉ का हमारा क्या है ना कि लॉ 2019 में सारे लॉ को मतलब मिला के 4 लॉ कर दिया गया था, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए उसको पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि यूजीसी में क्या पढ़ाया है। यूजीसी नेट में कोड 55 में जो पढ़ाया उन लोगों ने, मतलब अभी जो लास्ट को जो जनवरी का क्वेश्चन आया था और अभी जून का भी पेपर हुआ है, तो मैं थोड़ा उसमें देख रहा था क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने पूरा चेंज किया, मतलब मैंने आपको पूरा वो बनाया है। मैं आपको कल वो चुरा मतलब कि वो टोटल मैं एक्ट आपको अलग अलग ही मतलब ईयर पढ़ाऊँगा, हर एक्ट का अलग अलग टाइप से। नाउ द चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, यानी इंडिया में हमारा जो डायमेंशन या कह सकते हैं मतलब कि वर्ल्ड से इंडिया अलग नहीं, बट इंडिया के रिस्पेक्ट में अलग, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में अलग। नाउ द इमर्जिंग बिजनेस सिनेरियो ब्रॉट द न्यू मार्केट, यानी अभी इंडिया में क्या है, अभी इंडिया में हमारा डायमेंशन इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है कि हमारा मार्केट मतलब बढ़ रहा है, डेली नई नई इंडस्ट्री लग रही है और नई नई टाइप की इंडस्ट्री लग रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब कि पुरानी, जैसे पहले क्लोथ मिल लगते थे, जूट मिल लगते थे, शुगर मिल लगते थे, टी का आप लोग मतलब कि वेस्ट बंगाल में हैं तो आएंगे चल इधर दार्जिलिंग साइड में, तो टी का एक अलग इंडस्ट्री है आजकल, कोल्ड स्टोरेज का इंडस्ट्री। लेकिन अभी क्या है, नया नया इंडस्ट्री आ रहा है, प्लाईवुड का, कोल का, सर्फ का, साबुन का, सेमीकंडक्टर का, आयर का, मोबाइल का, टेम्पर ग्लासेस का, मास्क का। आजकल मैंने मतलब कि मास्क का मतलब बिस्किट के तो पहले भी थे, मतलब कि मास्क की तो नई इंडस्ट्री भी आ रही। तो इसके अप्रोचेस में क्या जो होते हैं, चेंजिंग डायमेंशन में क्या चेंज होगा, एम्प्लॉयर के बीच रिलेशन क्या चेंज होगा,
इसके बारे में आपको चेंजिंग डायमेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन है। इसका आपका क्या है, द ट्रेड यूनियन जो है वो गेटिंग वीक। आजकल जो हो रहा है ट्रेड यूनियन मतलब कि वीक हो रहा है, क्योंकि IT देयर आर हार्डली एंटी, यानी IT में तो आजकल ट्रेड यूनियन है ही नहीं। वहाँ पे मैं अगर बोलूँ IT में 90% जो मुझे लगता है कि दे आर बॉन्डेड लेबर। आपको एक एग्रीमेंट साइन कराया जाए कि आपको 3 साल 5 साल यहाँ काम करना है इतने में, तो एक तरह से ये तो आपको बॉन्डेड की तरह काम किया जा रहा है कि आपको यहाँ पे बॉन्डेड रहना है, आप छोड़ के जाओगे आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो एक तरह का ये तो मतलब कि बॉन्डेड लेबर ही है। अब इस पर मतलब कि वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाइट कॉलर जॉब में लोग मतलब प्रेफर कर रहे हैं। ये लोग इनको ब्लू कॉलर जॉब में मतलब कि नहीं प्रेफर कर रहे हैं। आप लोग अगर ब्लू और वाइट कॉलर जॉब नहीं जानते होंगे तो जिनके लिए मैं बता दूं, वाइट कॉलर जॉब हुआ जो मतलब कि मैनेजमेंट की तरफ से या हाई क्लास का जो कि जिसमें मतलब कि फिजिकली वर्क ना हो। ब्लू कॉलर वर्क वो हुआ जिसमें मतलब कि फिजिकली वर्क हो। लेकिन मेरे हिसाब से IT सेक्टर या कॉल सेंटर वाला जो काम कर रहा है वो भले मतलब कि फिजिकली काम नहीं मतलब कि नहीं कर रहा है, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो तो ब्लू कलर के मतलब कि लेवल का है। और आप उनसे वर्क भी मतलब कि फिजिकली नहीं बट मतलब कि मेंटली ले रहे हैं, तो आप उनको वाइट कॉलर में मतलब यार रख के आप उनको एक यूनियन बनाने नहीं दे रहे हैं। बट यहाँ पे होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका नहीं। आपको जो अगर होगा आप अपने ही हिसाब से इंटरव्यू में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हैं। नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बीइंग डिस्क्रिमिनाइज्ड एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय द यूनियन बार्गेनिंग एंड द इंडिविजुअल बार्गेनिंग। चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन मैनेजमेंट, फिक्स टाइम एंड द रेट वेजेस आर रिप्लेस्ड बाय द परफॉर्मिंग बेस्ड। नाउ द फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, यानी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन है। द प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इंगेज इन द इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, इन लॉबिंग फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन, एक्सटेंशन ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, टैक्स बेनिफिट्स एक्सेट्रा, पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड रूल्स इन द एरिया ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स बाय द गवर्नमेंट, representation on behalf of the member organization on various issues like tax, labor, export, import and other business interaction, provide facilitate service for trade, talk, dispute settlement, business negotiation, etc. Employer association are the natural content of the trade union. It is a capitalist economies. यानी यहाँ पे हम जाने employee association या employer association क्या है। द टर्म एम्प्लॉयर एसोसिएशन अप्लाइड टू द मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। एम्प्लॉय एसोसिएशन क्या है, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय हुज प्राइमरी इंटरेस्ट इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर एंड द एम्प्लॉय ऑफ द ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयर एसोसिएशन यानी एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय लोग का तो एसोसिएशन जो ट्रेड यूनियन है, एम्प्लॉय लोग का भी यानी इंडस्ट्री के मालिक लोग का भी एक एसोसिएशन होता है, या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी एक एसोसिएशन हुआ है। वो क्यों होता है, वो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी आप सिर्फ ट्रेड यूनियन ही मतलब कि बढ़ता जाएगा तो एम्प्लॉयर यार को भी तो प्रॉब्लम होगा। आप अपने मतलब कि मनमाना वेजेस लेंगे, आप बोलेंगे नहीं हमको ज़्यादा वेजेस चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, वो बट है नहीं। तो इन लोगों का भी एक एसोसिएशन बना, दोनों को एक काउंटर एक मतलब कि बैलेंस बनाया जाए, दोनों के पावर में एक ही बैलेंस बनाया जाए। वरना एक ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो अपना मतलब कि मनमानी करेगा, एक नहीं होगा तो नहीं होगा। बस यही एम्प्लॉयर एसोसिएशन है। देन नाउ वी आर कम टू द ट्रेड यूनियन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर और एम्प्लॉय फॉर्मली मतलब कि मेनली टू, इसका वर्क क्या है, नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर ऑन द वेरियस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू, यानी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू पे उसको नेगोशिएट करना है। ये याद रखिए, ये आपको ये वर्ड आएगा क्या चीज़ के लिए है, ये नेगोशिएट विद एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू, ठीक है। और सेकंड, इम्प्रूव द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द मतलब कि वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर रिलेटेड चल इशू फर्स्ट, सेकंड टर्म एंड कंडीशन ऑफ देयर वर्क प्लेस, उसको क्या इम्प्रूव करना, मतलब कि मिनिमस्टिक करना। नाउ द इन्हांस देयर स्टेटस इन द सोसाइटी में आपके स्टेटस को इन्हांस करना, बढ़ावा देना, ये ट्रेड यूनियन का काम है। ट्रेड यूनियन का काम क्या है, पहले एम्प्लॉय रिलेटेड इशू, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड से इशू के लिए आपको बात करना है। देन टर्म एंड कंडीशन जो वर्क प्लेस है उसको इम्प्रूव करना है, जहाँ पे पहले हेल्थ फैसिलिटी है और उसको मतलब बढ़ाना। देन इन्हांस आपकी स्टेटस को बढ़ाना है। स्टेटस कैसे बढ़ेगा, मतलब कि अरे वेजेस बढ़ा के आपका क्या बोलें, आपका लाइफ मतलब कि लिविंग लाइफ मतलब बढ़ा के भी है। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें डिफरेंट, पहला तो रिप्रेजेंटेशन, देन एम्प्लॉय के बीच नेगोशिएशन,
वेजेस एंड सैलरी के बीच में नेगोशिएशन, उसको जैसे हर बार मतलब कि महंगाई मतलब कि बढ़ रही तो उसको मतलब ईयर बढ़ाना। वर्किंग कंडीशन को और इजी करना, जितना वहाँ पे हार्ड ना हो, टफ ना हो, मतलब कि वर्किंग कंडीशन जितना इजी हो सके। डिसिप्लिन लाना, सिर्फ वर्कर में नहीं, आपको मतलब कि वर्कर में भी डिसिप्लिन लाना है, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय से तो आप उसका सब कुछ ले, लेकिन मतलब कि वर्कर अगर मतलब कि वर्कर कोई कुछ करेगा तो इसके बीच में आपको एक डिसिप्लिन लाना है। डिसीजन अफेक्टिंग वर्किंग का आपको डिसीजन लेना है, और मेंबर को जो सर्विसेज है उसको लाना है। नाउ द कॉन्सेप्ट, द ट्रेड यूनियन कम इनटू द ब्रिंग एज द एजेंट ऑफ द वर्कर एंड द वर्किंग क्लास, यानी वर्किंग क्लास का एक एजेंट। मैं यहाँ पे एजेंट वर्ड से थोड़ा बहुत है, आई थिंक रिप्रेजेंटेटिव, जैसे एम्प्लॉय इसका रिप्रेजेंटेटिव है, और सही एम्प्लॉयड लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दिया है, जैसे कॉल्ड ट्रेड यूनियन। ओवर द ईयर वर्कर स्ट्रगल हार्ड टू अचीव एंड द अचीवमेंट मेजर ऑफ देयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर एम्प्लॉयज़ कुछ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उसको अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा ट्रेड यूनियन। नाउ विद द ग्रो ऑफ द मॉडल इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर अंडर द कंडीशन ऑफ द पुअर बार्गेनिंग पावर एट द इंडिविजुअल लेवल, द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन बिकम नेसेसरी। यानी आजकल इतने ज़्यादा मतलब कि वर्कर हो गए कि वो डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं एम्प्लॉय से, तो ट्रेड यूनियन का होना ज़रूरी है, जो आपके लिए बार्गेनिंग करे, आपके लिए एक जो क्या बोला आपका इन्हांस करे आपका सोसाइटी को। ये मुझे एक बहुत अच्छा मतलब कि वर्ड लगा, ये आप यूज कीजिएगा कि इन्हांस करे सोसाइटी में, जो ये मतलब कि वर्ड था, इन्हांस द स्टेटस इन सोसाइटी, स्टेटस इन सोसाइटी करे। एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का एवोल्यूशन क्या हुआ? ट्रेड एवोल्यूशन इंडिया इन 3 फेजेस, भारत में 3 फेज में हुआ। मतलब कि फर्स्ट फेज 1850 टू 1900, ग्रो ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज, उस टाइम कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज में हुआ। देन सेकेंड फेजेस जो हमारा 1900 से 1947 डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन, मिलिटेंट ट्रेड यूनियन, या वो टाइम मतलब कि मिलिटेंट ट्रेड यूनियन क्या हुआ। ऑन द थर्ड फेज बिगन विद द इमर्जिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन आफ्टर 1947 एंड द गवर्नमेंट शुड द कॉपरेशन ऑफ द यूनियन फॉर द प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें काम लाने के लिए। नाउ द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन भी हम मतलब पढ़ लेते हैं क्या है। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन was started on 1877 in Nagpur. It was the labor protection on the organization scale through the support of some philanthropic personalities that organized labor union come to be formed. The setting of the large scale industry unit created condition of widespread use of machinery, new line of the production, and the brought about changing in the worker and living environment of worker and concentration of the industry in large town. The first factory act was passed in 1881 by N.M. Lokhande. In 1990, Madras Labor Union was the first union in India to be formed and established by B.P. Wadia, and Bombay Trade Union formed in 1975 under the leadership of Soviet Sapuria Bengete. नाम में थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हूँ, जो भी ठीक है आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन, प्रॉब्लम क्या है? अनइवन ग्रोथ। एक मतलब क्या होता है कि कोई ट्रेड यूनियन में इतने ज़्यादा मेंबर हैं, वो अपना उसके कुछ लीडर मतलब कि मनमानी करने लगते हैं, तो उसको अनइवन ग्रोथ कह सकते हैं, उनका पावर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। नाउ द स्मॉल साइज ऑफ द यूनियंस, उसके बाद क्या है, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे टाइप के 4-5 यूनियन हो गया, तो आपका बार्गेनिंग पावर मतलब कि कम गया। देन मतलब कि फाइनेंशियल, जब आप छोटे छोटे साइज़ के होंगे तो आपका मतलब फाइनेंस, क्योंकि जो भी मतलब आपके जो मेंबर हैं वो तो कम है, तो आपको जो पहले पूरा एक कलेक्टिव हो रहा था वो कम हो जा रहा है। आप जो अपना चंदा ले रहे हैं वो मतलब कि कम ही हो पाया, क्योंकि कम लोग के कारण। देन द मतलब कि म्यूनसिपैलिटी ऑफ यूनियन एंड द इंटर यूनियन राइवलरी, आपस में भी राइवलरी, छोटे छोटे जब यूनियन बने तो आप आपस में भी मतलब अरे राइवलरी है कि हम ज़्यादा अच्छा बने, हम ज़्यादा तो अच्छा बने। नाउ द लीडरशिप इशू, अब हर कोई लीडर बनना चाह रहा है, उसमें से ये नहीं कि एक अच्छा लीडर वाले को दे रहे हैं, हर कोई को लीडर मतलब कि बना के दे रहे हैं। देन पॉलिटिशियन ऑफ द यूनियन, अब यूनियन में मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी का आप आजकल देख रहे होंगे, हर पार्टी का अपना अपना एक ट्रेड यूनियन है और उनके होने से भी प्रॉब्लम होता है। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी रिकॉग्निशन, यानी अब हमको ट्रेड यूनियन का उतना पावर देखने को नहीं मिलता है। ट्रेड यूनियन का प्रॉब्लम मैंने वही बोला, ट्रेड यूनियन मतलब कि लीडरशिप, मतलब कि मल्टीपल यूनियन लाइब्रेरी, मतलब कि या फाइनेंस वही होगा। अनइवन ग्रोथ, लाइव हिटरेंस प्रॉब्लम है, मतलब कि अरे मतलब कि वीकनेस ऑफ ट्रेड यूनियन भी आपको वही मतलब कि मिलेगा। मैं आपको ट्रेड यूनियन एक्ट मैंने बोला, मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं पूरा एक्ट जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है वो भी होगा ना। एक बहुत अच्छा नहीं है रिकॉग्निशन का, तो ये ठीक है। इमर्जिंग रोल वाला मैंने, हाँ
इसका मुझे ज़्यादा मतलब मिला नहीं था। बिल्ड ऑफ ट्रस्ट ये भी मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आपका ये 5th यूनिट मैंने नॉर्मली आपको सब कुछ मतलब कि करा दिया है। मैं कल से आपको एक्ट लेके आऊँगा, आपके जितने भी एक्ट हैं लाइक जो मैंने आपको मतलब कि बोला, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, in the Factory Act 1948, the Mines Act 1952, the Interstate Migration Workmen Condition of the Service Act 1979, the Contract Labor Regulation Act 1970, the Building and Other Construction Worker Act 1996, the Child Labor Act 1986, now the Minimum Wages Act 1948, the Payment of Wage Act 1936, the Payment of Bonus Act 1965, the Equal Recommendation Act 1976, the Payment of Gratuity Act 1972, the Employee Provident Fund एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। तब इतने सारे हैं। फिर उसके बाद आपका मतलब कि बच जाएगा लेबर और वेलफेयर, सोशल सोसाइटी और लेबर मार्केट। यानी मैं अगर पूरा ये बोलूँ कि अगर आपका एक्ट में मैं मतलब कि पूरा पढ़ूँ तो आपका यूनिट 8 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा 9 और 10 जो लेबर मतलब कि मार्केट और लेबर मतलब कि वेलफेयर का है, वो मैं आपको एक दिन में मतलब कि करा दूंगा। और आप हाँ, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट 1947 छूट गया, ये भी आपको मतलब पढ़ाना है। साथ में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ ही मैं कल स्टार्ट कर दूँगा आपका इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन और लेबर लेजिस्लेशन का भी कुछ पार्ट रहा, तो मैं इसमें आपको 1-2 क्लास में आपका ख़त्म कर दूँगा। यानी मतलब कि मेरे को लगता है 3 से 4 क्लास में ख़त्म होना चाहिए, क्या कि एक्ट में पढ़ा दूँगा आपको 2 से 3 क्लास में। एक क्लास में मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाएगा, और 9 और 10th में सोच रहा हूँ लेबर वेलफेयर और लेबर मतलब कि मार्केट एक साथ आपका मतलब कि कर दूँगा। और उसके बाद 20 जुलाई को जो मेरे को DCL का पेपर मिला है, मैं एक उसका डिस्कस और उसका मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना के उस पर आपका PDF दे दूँगा। और मैं वो पूरा मतलब कि डिस्कस भी कर दूँगा, क्योंकि जो उसमें मतलब कि मैथ GK सब है, तो मैं उसका मतलब कि देख रहा था कि उसको कैसे एक अच्छे तरीके से आपको मतलब बताया जाए कि उसके रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन में से उस टॉपिक से रिलेटेड और भी चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक करें, आगे लोगों को भी मतलब बताएं जो लोग को हो, ठीक है आपका। और हाँ, पेपर आपका 12 अगस्त को ही है, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिए अच्छे से देने के लिए। और आपका बाकी सब्जेक्ट तो तैयार हो रहा है, ये वाला भी आपको जो मैंने बोला प्रीवियस अगर आपने नहीं लिया, एक लड़के ने मेरे से पूछा था कौन सा, तो आर के गुप्ता नहीं, शायद R गुप्ता की मुझे अभी पता है कि प्रीवियस ईयर बुक आती है UGC नेट कोड 55 करके, आप जो उसको ले सकते हैं, आप उसको प्रेफर करें। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा लास्ट 10 ईयर से तो ज़्यादा आपको, क्योंकि और कहीं UPSC का जो मैंने स्टैंडर्ड देखा उतने स्टैंडर्ड का आपको TCL देगा नहीं। अगर देता है तो वो किन्हीं से मतलब कि बनेगा नहीं। आप अगर मतलब कि बोलेंगे तो अभी इंडस्ट्रियल एक्ट पे जो 2-4 क्वेश्चन EPFO या APFO में और लेबर कमीशन में जो आते हैं, वो मैं मतलब कि आपको UPSC का अगर मतलब कि बोलेंगे तो आपका अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकेंड मतलब कि वीक में एग्ज़ाम के पहले मैं सारे क्वेश्चन का एक सीरीज़ ले आऊँगा, अगर आप मतलब कि बोलेंगे तो। लेकिन जो भी उसमें ट्रेड यूनियन और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल मतलब कि ज़्यादा उसमें एक्ट और ये ट्रेड यूनियन ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही वो मतलब कि पार्ट है। उनमें जो है लेबर वाले में तो ज़्यादा ही है, बट प्रोविडेंट फंड में एक्ट ज़्यादा पूछता है। तो आप एक बार देख लेंगे, आपको लगेगा तो मैं वो ले आऊँगा। लेकिन UPSC का मेरे को नहीं लगता कि उस रिलेटेड पूछेगा, क्योंकि UGC में ही इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से ही आएंगे। चलिए दोस्तों ठीक है, तो मतलब कि मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।